नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने एक सवाल के जरिए पूछा कि भारत देखो 41,000 की टी शर्ट। भाजपा यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि आगे बढ़कर कंपनी की ऑनलाइन सेल का प्राइस टैग भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। करारे जवाबी हमले में फिर कांग्रेस ने भी कह दिया कि कपड़ों की बात करोगे तो बात दूर तक जाएगी और जिक्र प्रधानमंत्री जी के सूट का भी होगा। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस के साथ उमड़े जन सैलाब को देखकर भाजपा के होश उड़ गए हैं। अब ऐसे में 2024 में होने वाला लोकतंत्र का महायज्ञ बयानों और यात्राओं के बीच आवाम की खैर खवाह का तलबगार कैसे होगा, ये अभी वक्त के अंधेरे में है। ये भी इंतजार है कि आखिर इन बयानों के युद्ध से क्या नसीब होगा। ये राहुल जी हैं, ये सवाल का जवाब दे रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, 8 साल से ऐसी प्रेस भेंट वार्ता नहीं की है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। तो सुनिए, इनको जाना है, पदयात्रा अभी शुरुआत होगी वापस दोपहर और शाम की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोग सब यहाँ आए हैं और कई सवाल उठे हैं और 150 दिन बाकी हैं। आप भी चलते जाइए और ये आपके सवाल का जवाब देते रहेंगे। मैंने आपको बोला कि पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। राहुल गांधी कहते हैं आज कि नफरत फैलाई जा रही। राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो तो आप कर ही लेना बाद में, परंतु पहले आप हिपोक्रेसी छोड़ो। जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार के तहत हाशिमपुरा, जलगांव, मुंबई, मीरठ, मलियाना, मुंबई के और भी दंगे, नेल्ली, दिल्ली 1984 ऐसे बड़े दंगे हुए और मुजफ्फरनगर का भी दंगा हुआ, जिनकी देखरेख में ये सारे दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और उन दंगों पर कार्रवाई करने के बदले लोगों ने बयान दिए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है। तब वो लोग कहते हैं कि नफरत फैलाने का काम आज हो रहा है देश में। राहुल गांधी, हिपोक्रेसी छोड़ो और यदि और कहीं पीछे इतिहास में नहीं देखना है तो एक नजर राजस्थान में ही मुड़कर देख लीजिए। करौली का दंगा, छाबड़ा का दंगा, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, आए दिन वहां पर जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं होती है और अशोक गहलोत जी के किस प्रकार के वक्तव्य आते हैं, वो तो पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल आपसे यह है कि राजस्थान में जो नफरत फैल रही है और उस नफरत को फैलाने वाले करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को आज तक तो राजस्थान की पुलिस और सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजस्थान में छाबड़ा के दंगों में नफरत फैलाने वाले को तो इफ्तार पार्टी में बुला लिया था राजस्थान के सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने। तो नफरत कौन फैला रहा है? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी का इतिहास जो है, उनके पार्टी का इतिहास जो है, वो भारत तोड़ो का इतिहास, जो कल तक टुकड़े टुकड़े लॉबी की पैरवी करते थे, जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता तो कम से कम भ्रष्टाचार छोड़ो। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने आज एक ट्वीट किया और उसमें राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर सवाल उठाए गए और ये दावा किया गया कि ये टी शर्ट 41,000 रुपये की है। जवाब में कांग्रेस ने भी रीट्वीट करते हुए लिखा कि अगर आप बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी और फिर सवाल प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर भी होगा।
इसके अलावा आज भी दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दौर चलता रहा। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी हमले किए गए। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मुद्दा नफरत की राजनीति का उठाया जा रहा है, क्या वाकई में देश के अंदर अब नफरत की राजनीति हो रही है? ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, और साथ ही साथ आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे चर्चा में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भदौरिया साहब आपके पास ही आना चाहूँगा। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही आरोप लगा दिया कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, जवाब नहीं देते, हम लोग तो मीडिया के सामने आकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो आप जानते हो कि राहुल गांधी की बातों के लिए उनकी पार्टी ही उन्हें सीरियस नहीं लेती है। वो बात अलग है कि पार्टी के लोग, उनके लिए और कोई नेता भी नहीं है, क्योंकि रहना उन्हें गांधी परिवार के अंडर ही है, काम वही करना है, मगर मन से स्वीकार कोई नहीं करता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, इनके पुराने नेता राहुल गांधी की ही वजह से जब देखा कि पार्टी खत्म होती जा रही है तो पार्टी ज्यादा से ज्यादा अच्छे नेता सब छोड़ के चले गए जी। और राहुल गांधी ने जो यात्रा है उसको नारा दिया है, भारत जोड़ो जी। बड़ा इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जिस पार्टी ने पहले प्रधानमंत्री ने ही भारत को तोड़ दिया हो, भारत को खंड खंड कर दिया हो, और आज वो पार्टी के दूसरे जो है ना, आज मुखिया है, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। अरे आपको भारत जोड़ना है तो पहले पाकिस्तान से यात्रा शुरू करें ना। हमारा तो देश एक है, हमारा तो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक हमने एक कर रखा है। आपने तो यहाँ भी पाकिस्तान का बंटवारा करने के बाद भी इनका मन नहीं भरा था, फिर भी इन्होंने जो है ना जम्मू कश्मीर को अलग करने की पूरी कोशिश करी। जिस तरह से वहां धारा 370-35A लगाई, जहां पर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ये नीति वहां पर जो अपनाई थी, तो भारत को तो आपने तोड़ा है, आपने कहीं कसर नहीं छोड़ी है। जब हमारी सेनाएं लड़ रही थी और लाहौर तक पहुंच चुकी थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी को जाने की कहां जरूरत थी। आज पीओके हमारा बिगड़ लड़े और पाकिस्तान के पास चला गया। कभी कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती कि पीओके का वापस लेंगे, एक बार भी नहीं कहती है, और न ही इन्होंने कोशिश करी। मगर हमारे नेता सीना ठोक के कहते हैं कि पीओके हमारा है और हम इसके लिए जान भी दे देंगे। सदन में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था ये शब्द, और हम आज भी कह रहे हैं कि पीओके को लिए हम बिगड़ बैठेंगे नहीं शांति से। पीओके हमारा अभिन्न अंग है। पीओके के ऊपर चर्चा फिर जरूर करेंगे, लेकिन सवाल एक ये है, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नफरत खत्म करनी है, क्योंकि नफरत इतनी फैला दी गई है कि उसका नुकसान होता हुआ पूरे देश को नजर आ रहा है। क्या वाकई में ये नफरत फैलाई गई है बीजेपी की ओर से, जो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जब विदेशी मीडिया में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के, विदेशी प्लेटफॉर्म पे बैठ के, और वहां कहते हैं कि भारत में तो बारूद बिछा दिया गया है, पेट्रोल छिड़क दिया गया है, सिर्फ माचिस लगाने की जरूरत है, तो नफरत यहाँ से शुरू होती है। जब जो है जेएनयू में भारत तोड़ो के नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी उस कन्हैया कुमार के कंधे पे हाथ रख के उसका समर्थन करते हैं जाके। नफरत यहाँ से पैदा होती है। जब भारत आजाद हुआ था, संविधान में कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं था। इमरजेंसी लगा के पूरा देश को बंधक बना के, प्रेस मीडिया सबको बंधक जेल में डाल के, राजनीतिक पार्टियों को जेल में डाल के, और इन्होंने सेकुलर शब्द संविधान को बदलवा के डलवाया। यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद फिर इन्होंने एक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया, और तो और प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि भारत के जितने सरकारी संस्थान हैं, इन पे पहला अधिकार मुस्लिम का है।
ठीक है, तो मेरे को सिर्फ एक सवाल का और जवाब दे दीजिए भदौरिया जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। जो आज आपकी पार्टी ने उठाया वो था राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने वो टी शर्ट पहनी है तो इसमें बीजेपी को समस्या क्या है? हाँ, बहुत अच्छी असीस जी, आपने बहुत बढ़िया एक अच्छा पॉइंट दिया। आप सोचिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं और 41-42 हजार की टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, और उनके साथ जो कंटेनर चल रहे हैं आप देख रहे हैं ना, 100 से अधिक कंटेनर बनाए गए हैं और एक एक कंटेनर में 2.5-3 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है उनको एयर कंडीशन बनाने के लिए। तो ये तो जो कितने अरबों में ये यात्रा बन के तैयार हुई है, तो इसका पैसा कहां से आया होगा ये भी आप जानते होंगे। न जानो तो मैं बता दूं, जहां जहां इनकी सरकारें हैं उन सरकारों ने पूरा ये खर्चा उठाया होगा। तो पैसा जब सरकारें वहां का पैसा इन यात्राओं में लगा देंगी तो वहां का विकास कहां से होगा। राजस्थान की हालात आप देख रहे हो, छत्तीसगढ़ की देख रहे हो, 2 ही तो इनकी सरकारें बची हैं। जहां इससे पहले जब महाराष्ट्र में थे तो 100 करोड़ की वसूली ये करवा ही रहे थे। इनके जो है ना पिछले पुलिस कमिश्नर जेल में बंद है, इनके टाइम के 3 मंत्री जेल में बंद है। तो इनकी ये कारस्तानियां रही है। और बात कर रहे हैं भारत जोड़ो, बात कर रहे हैं कि जो है ना देश में उन्माद फैलाया गया। अरे हिपोक्रेसी तो राहुल गांधी आप कर रहे हैं। हमने तो, हमारे नेता ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी सुन लिया आपने भदौरिया साहब जो कुछ कह रहे थे। आग्रह है कि थोड़ा बहादुरी दिखाते हुए 1 to 1 2-3 सवालों के जवाब मुझे 1 to 1 चाहिए। अगर आग्रह है, सत्ता दल है आपका, इतना साहस कर सकते हैं आप। भदौरिया जी कृपया बताएंगे कि आप कम्युनल है या सेकुलर? जवाब दीजिए, कम्युनल है या सेकुलर है? नहीं, इसमें संदीप जी बताइए। 1 to 1 मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अंग्रेज के दलों पर चेहरा नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं संदीप जी। मंच के ऊपर ये एक जनता जनार्दन का मंच है और हम बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम को करते हैं। आप एक सवाल, मैं सवाल ले रहा हूँ आपसे संदीप जी, मैं आपसे संदीप जी मैं सवाल मैं ले रहा हूँ आपसे। जिस तरीके से आपने भदौरिया जी को सुना भी होगा, आरोप ये लगा रहे थे कि भले ही कांग्रेस ने नारा दिया है भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन ये भारत तोड़ने का इतिहास रहा है, ये कहना था इनका। दूसरा जो आज मुद्दा उठा, टी शर्ट से शुरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप हुए वो आज हमने दिन भर देखे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं खर्च के ऊपर ये लोग। चलिए आशीष जी, इन्होंने सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, तो मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आप पूछ लीजिए ना, ये सेकुलर है या कम्युनल है? पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं तब आगे बात बढ़ाता हूँ। नहीं संदीप जी मेरी बात आप पूछिए। आप पहले संदीप जी इन्होंने सवाल खड़ा सुनिए संदीप जी, ये यहाँ पर हम किसी से ये नहीं पूछेंगे बिल्कुल भी कि वो क्या है, क्योंकि हम भारत का नागरिक मानते हैं सबको और हमारी नजर में हर इंसान भारतीय है, पहली बात। दूसरी बात ये सुनिए संदीप जी सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए। हम आज पॉलिटिकल मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, मुद्दा पॉलिटिकल है, हम पॉलिटिकल बात को लेकर जो भी सवाल होगा वो जरूर पूछेंगे और उसमें अगर आप अपनी जी बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए उस पर। जी उन्होंने एक सेकुलरिज्म पर सवाल खड़ा किया, तो मैं ये सिर्फ इनके दोगले चेहरे को उजागर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के लिए, कि आप तो खुद सेकुलर लेकिन आप सवाल कीजिए भारत के होने के नाते। हम यहाँ पर सेकुलरिज्म या किसी ये तरीका नहीं सही। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आनंद जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, तो ठीक है, आज जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप है, डे 1 से ही चल रहा है, हम सब देखते आ रहे हैं, लेकिन अब खर्च को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से ये बीजेपी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, क्या वाकई में आपको लगता है इस तरीके से कि जो ये बात हो रही है बार बार कि भारत तोड़ने का इतिहास है कांग्रेस का,
इन बातों से वाकई में कांग्रेस को नुकसान हो पाएगा या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, ये दोनों राजनीतिक दल हैं, प्रतिद्वंदी हैं और एक दूसरे के कार्यक्रमों को असफल करने का एक प्रयास करते रहेंगे। स्वाभाविक बात है ना? अगर भाजपा कोई कार्यक्रम करती है जनता से जुड़ने का तो कांग्रेस उस पे सवाल उठाएगी, कांग्रेस कर रही है तो आज भाजपा उठाएगी। ये इन लोगों के काम हो गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ये चीजें एकदम घर कर गई हैं कि वह प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्ष के कार्यों को आप कभी भी एक उस नजरिए से नहीं देखते हैं कि जो पॉजिटिवनेस के साथ, है ना? ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समस्या हो रही है। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये जो आज दिन भर बातें चर्चा में रही कि खर्च को लेकर के, तो उसी के सापेक्ष भाजपा से भी प्रश्न किया जा सकता है कि उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनका खर्च कौन वहन कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, ये राजनीतिक सवाल है ना? और इसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रतिपक्ष है तो सवाल खड़ी करेगी, निश्चित रूप से जवाब वो दे दें। अब एक और बात है कि आज जो टी शर्ट पर सवाल आया तो टी शर्ट पर सवाल है, आज से 5 साल 6 साल पहले जो सूट पर सवाल उठा था उसका ये एक ढंग से प्रत्युत्तर है। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बीजेपी ने बड़ा विरोध किया था और कहा था कि किसी के वस्त्रों पर सवाल उठाना मतलब खराब बात है। और राहुल गांधी ने तो इसे संसद तक पे उठाया था और बीजेपी लगातार उसका विरोध कर रही थी सैद्धांतिक रूप पर। तो जब आप सैद्धांतिक रूप से विरोध किसी चीज का करते हैं फिर आपको आपका नैतिक हक खत्म हो जाता है कि आप उसी तरह के सवाल दूसरे पर उठाएं। ये नैतिकता नहीं बचती है। फिर जब आप कहते हैं कि सिद्धांत रूप में किसी के वस्त्रों पर कि उनकी कीमत क्या है इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, तो फिर आपको भी इसे मानना चाहिए, धर्म की तरह स्वीकार करना चाहिए कि हम भी नहीं करेंगे। बीजेपी से ये गलती हुई है, मैं मानता हूं। और लोग ये हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है इस यात्रा के आउटकम को कम करने के लिए बीजेपी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सारी चीजें लगाए, ये उसका अधिकार बनता है। लेकिन निजी हमले करे ये किसी का भी अधिकार नहीं बनता। अब वो शर्ट पहनना निजी मसला बन जाता है, या अब जो उनका काफिला चल रहा है, ठीक है, वो अपना पार्टी का खर्चा कर रही है, वो कैसे करेगी चुनाव आयोग पूछ लेगा, बिल्कुल उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना? इस पर डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए देश में डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को के उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, सफल होंगे या असफल होंगे। 3 दिन में जो जनता का रिस्पांस आया है उससे देश को क्या मैसेज गया? क्या जनता उस तरीके से रिस्पांस कर रही है जैसा कांग्रेस उम्मीद करके इसको शुरू की, या उससे अच्छा कर रही है या खराब कर रही है? बीजेपी को इन बातों पर आना चाहिए और यही मूलतः मेरी समझ में है कि राजनीतिक अच्छी बात होगी। बिल्कुल ठीक है। आपने ये जो भी बात रखी है इसमें एक सवाल और है आनंद जी, आपने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा हो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही कि उनको उम्मीद है कि पार्टी को इस यात्रा से वाकई में फ़ायदा होगा। हालांकि आपने स्पष्ट भी किया कि अभी ये फ़ायदा कितना होगा या कितना नहीं होगा ये अभी आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी से लेकर दूसरे किसी भी नेता की हम बात कर लें, वो उम्मीद रख रहे हैं, तो धरातल पर क्या आप लोगों को भी वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है जनता के बीच? हमारी बात छोड़िए, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कहे हैं ना वो इस यात्रा के रिस्पांस को अभी सीधे लेने की कांग्रेस के प्रयासों से ये रिस्पांस मिलेगा, कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा, राहुल खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये यात्रा देश में एकता लाने के लिए हुई है। जो बीजेपी वैमनस्यता का भाव बढ़ा रही है देश में, उस भाव को समाप्त करके हम इसको एकता लाने के काम में कर रहे हैं। अगर हम इसमें सफल हुए तो हो सकता है इसका लाभ कांग्रेस को भी मिले। एग्जैक्टली यही बात राहुल ने कही।
तो राहुल खुद भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं अभी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कांग्रेस इस यात्रा के लाभों को अभी कैश करने को या उसके मतलब कह लो उसको कि आगे बढ़कर के लेने को तैयार नहीं दिख रही है। उसे अभी भ्रम है कि क्या ये यात्रा सफल होगी या नहीं सफल होगी। वो अगर असफलता स्थिति में बने तो वो ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की यात्रा ना होकर के राहुल की निजी यात्रा है एक ढंग से। तो राहुल देश जोड़ने के लिए गए थे, कांग्रेस को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए नहीं गए थे। ये बात जो कांग्रेस कह रही है या राहुल स्वयं भी कह रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए ना, कांग्रेस का झंडा नहीं, कांग्रेस का निशान नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, सिर्फ राहुल हैं और देश जोड़ो है। देश में जो वैमनस्यता बढ़ रही है उसको समाप्त करना है। अब देश से जुड़े मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो देश में विभिन्न वर्गों में वैमनस्यता बढ़ रही है, इस सरकार के क्रियाकलापों या भाजपा की पार्टी के क्रियाकलापों की वजह से उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो वो एक सैद्धांतिक बात लेके चल रहे हैं, वो राजनीतिक लाभ या हानि की बात नहीं कर रहे हैं। इस पर मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। जब वो मेहनत कर रहे हैं, जब उतरे हैं जमीन पर, तो उसका लाभ लेने से हिचक क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या संदेह है कि इसका लाभ नहीं मिलने वाला है? बिल्कुल ठीक है। भदौरिया जी, आपके पास आऊंगा। आनंद जी ने जिस तरीके से आज एक बात की याद दिलाई कि जब प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर सवाल उठा था और पूरी बीजेपी ने उसका विरोध जताया था, मामला संसद तक जा पहुंचा था, लेकिन आज वही सवाल बीजेपी खुद उठाती हुई नजर आ रही है। तो इसको क्या दोहरी नीति नहीं करार दिया जाएगा? हाँ आशीष जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री को कोई एक सज्जन थे गुजरात के, उन्होंने इस खुशी में उनको वो सूट गिफ्ट किया था कि हमारे गुजरात से कोई प्रधानमंत्री बना है, और उन्होंने वो ज्यादा दिन पहना भी नहीं था। जिस तरह से आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री अन्य विभिन्न प्रोग्रामों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ कुछ गिफ्ट मिलता है, कोई तलवार देता है, कोई शॉल देता है। इसी तरह से उन्हें वो सूट मिला था जी। मगर उन्होंने एक आध बार पहन के उसको नीलाम कराया था कि जिसका जितना भी पैसा आएगा, और वो उन्हें तुरंत जो है ना विकास कार्य में दे दिया था। ये सब दुनिया ने देखा है और मीडिया ने भी चलाया था। मगर राहुल गांधी जो 41-42 हजार की शर्ट पहने हैं, वो ना तो उन्हें गिफ्ट मिली है। अगर गिफ्ट मिली हो तो बताएं कि किसी ने गिफ्ट करी है, और उनके पर्सनल पैसे से अगर तो ये है ना सवाल। तो भदौरिया जी ये है कि हम दोहरी नीति कहीं ना कहीं जो अब ये नजर आ रही है, ये आम चर्चा है कि जब आप सूट पहनते हैं, भले ही वो गिफ्ट मिला है, सूट तो सूट है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सूट नहीं है। अगर वो सूट है तो आपने पहना है, और आज किसी ने अगर टी शर्ट पहन ली तो हम उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। सुने दोनों बातें में बहुत डिफरेंस है जी। एक हमें कोई गिफ्ट कर रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई गिफ्ट में कोई मिला तो वो किसी का दिया हुआ हो गया, और एक हम अपने पैसे से खरीद के पहन रहे हैं तो उसमें पैसा हमारा लग रहा है, या हम कहां से ला रहे हैं पैसा, वो चीज अलग है। तो दोनों में उसके बाद भी इन्हें मालूम था कि ये किसी ने गिफ्ट किया है, फिर भी इन्होंने उसके ऊपर कितना हो हंगामा मचाया था। सदन तक में भी इन्होंने ये सवाल उठाए थे, और आज 42 हजार की शर्ट पहन के घूम रहे हो, तो क्या हम आपको आईना नहीं दिखाएं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ जिस क्षेत्र से आप निकल रहे हो वहां सरकार इनके सहयोग की है, और वहां पर हालत देखें लोगों की क्या है, और आप 42 हजार की शर्ट पहन के यात्रा में चल रहे हो। जब 42 हजार की शर्ट पहन के यात्रा में चल रहे हो तो फिर इनकी अन्य सुख सुविधाएं कितनी वहां होंगी, आप सोचने वाली बात है। ठीक है, इनके लिए जो कंटेनर जो तैयार किया हो गया होगा उसमें अब मैं थोड़ा सा और आपको जो मुख्य मुद्दे पहले मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। मुन्ना खान जी हैं हमारे साथ, मैं एक बार जवाब ले लूं, क्या भदौरिया जी? 2 सेकंड। हाँ बताइए। हाँ, अब जो है ना मैं ये कहना चाहूंगा, जो भारत यात्राएं चला रहे, भारत जोड़ो यात्रा, तो इन्होंने पार्टी तो अपनी जोड़ नहीं पाई। जो पार्टी पूरी खंड हो चुकी है आज, सारे नेता इनके छोड़ के चले गए। अभी जुम्मे 4 दिन पहले तो इनके सबसे पुराने नेता आजाद छोड़ के गए, जिन्होंने दूसरी पार्टी की घोषणा भी कर दी।
आज जिस पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं बचा है, पार्टी में अध्यक्ष बनने के लिए कोई नेता नहीं है, कभी मां बन जाती, कभी बेटा बन जाता है। ठीक है, मैं आप जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। मुन्ना खान जी, भदौरिया जी जो कह रहे थे आपने सुन ही लिया होगा। वो ये कह रहे थे, सवाल मेरा उनसे ये था कि जब प्रधानमंत्री के कपड़ों पर सवाल उठा था तब बीजेपी ने विरोध जताया था, और आज आप खुद जो है वो ही काम कर रहे हैं सवाल उठाकर। तो क्या ये बीजेपी की दोहरी नीति है? इस पर स्पष्ट तौर पर भदौरिया साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री का सूट गिफ्टेड था, लेकिन राहुल गांधी की टी शर्ट परचेज थी, इसलिए हमारा सवाल उठाना बनता है। जवाब दे दीजिए मुन्ना खान जी। मैं भदौरिया जी के साथ कई डिबेट में बैठा हूं। मैं भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों की दोहरी नीति ही नहीं है, इन लोगों की दोगली नीति भी है जी। अब दोगली नीति क्या है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो लोगों के पेट में दर्द हो गया। भाई लोगों के पेट में दर्द क्यों होगा? चाय वाला 10.5 लाख रुपए का सूट पहनेगा तो पेट में दर्द होगा। 8800 करोड़ की हवाई जहाज में बैठेगा तो पेट में दर्द होगा। 11 लाख रुपए अंबानी के कर्जे माफ होंगे तो पेट में दर्द होगा। 2 करोड़ युवा बेरोजगार होंगे तो पेट में दर्द होगा। आज महंगाई चरम सीमा पे है तो पेट में दर्द होगा। आप दोहरी नीति और दोगली नीति से बचें। आपने जो वादा किया, आज ये भारत जोड़ो यात्रा है तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द हमारे बीजेपी के मित्रों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि सांसद को संसदों में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसे माइक बंद किया जा रहा है। 2-4 ऊपर के जो मीडिया है उनको खरीद करके देश चलाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि 150 दिन और 3500 किलोमीटर चल करके जन जन तक ये बात पहुंचानी है। जिस तरीके से ये शाह और शहनशाह की जो सरकार तानाशाही पे उतरी हुई है, जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत को तोड़ने का रहा है और ये यात्रा उनको पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस का इतिहास रहा है भारत को तोड़ने का, तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए, ये हमारे बीजेपी मित्र जवाब दे दे। दूसरी चीज, अगर इतिहास रहा है कांग्रेस का तोड़ने का, तो जब आजादी की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के योद्धा लड़ रहे थे, उस टाइम हमारे मित्र के कुछ लोग वहां पे दलाली कर रहे थे, वहां पे कुछ मुखबरी कर रहे थे, कुछ वहां पे चाटुकारिता कर रहे थे। तो वो क्या बात करेंगे आजादी की, क्या बात करेंगे देश तोड़ने की? वो तो सिर्फ देश तोड़ने की बात करते हैं, वो भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं। आज वो युवा बेरोजगार है, परेशान है। 2014 के बाद कितनी नौकरियां दी इन्होंने ये बताया? 16 करोड़ नौकरियां पेंडिंग में है। 35 रुपए लीटर तेल मिलने वाला, कहने वाला बाबा कहानी आज पता नहीं कहाँ है। तो इन लोगों की पूरी पार्टी दलाली के तौर पे चल रही है। अडानी और अंबानी के दलाल है ये लोग देश की बात क्या करेंगे, देश हित की बात क्या करेंगे? इन लोगों के मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते, देश हित की बात। मैं कहता हूँ देश आज ऐसा है कि हर घंटे 5 मजदूरों की मौत होती है और उसी हर घंटे में 850 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं अडानी के, अंबानी के। अब बताइए आप देश कहाँ जा रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है? तो हमारे मित्र को सोचने चाहिए, समझने चाहिए। 10.5 लाख के सूट पे ढिंडोरा इसलिए पीटा गया था क्योंकि उसे कहा गया था कि मैं चाय वाला का बेटा हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो 35 साल भीख मांग के खाया हूँ। वो 10.5 लाख का सूट पहन रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। जब उनके 10.5 लाख पे फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है और कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हो पाएगा, क्या संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हो पाएगा, और जो उम्मीद कांग्रेस के नेताओं को इस यात्रा से है वो क्या वाकई में उम्मीद खरी हो पाएगी, ये एक देखने वाली बात है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद त्रिपाठी साहब हैं, संदीप जी हैं और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं। मैं आनंद जी सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। एक सवाल बार बार बीजेपी ये उठा रही है कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी के नेताओं ने ही मन से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, इसीलिए एक एक करके पलायन हो रहा है तमाम बड़े नेताओं का कांग्रेस से। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राहुल गांधी की लोकप्रियता पर असर है? मैं इस
सवाल का जवाब ऐसे देखता हूँ जी कि जब से राहुल कंट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस को और शीर्ष तक पहुंचे, उन्होंने सोनिया गांधी की जो कांग्रेस थी और उसमें जो सोनिया गांधी के बाद जो शीर्ष में नेता थे, उनको वो धीरे धीरे एक एक करके वो साइड लाइन करना चाहते हैं जी। और उनका प्रयास ये रहा कि वो सारे नेता जो सोनिया के साथ रहे, थोड़े से उम्रदराज लोग थे, उनको पीछे करके वो अपनी एक नई टीम आगे करके ले आए जी। इसी प्रयास में उन्होंने अपनी टीम खड़ी करने की कोशिश की, प्रयास किया और इन लोगों को थोड़ा सा साइड लाइन किया जी। ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी एक राजनेता के तौर पर ये गलती कर बैठे कि उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने उनकी मां के साथ 15 साल 18 साल काम किया बहुत कायदे से और कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर बनाए रखने में, संगठन में काफी मजबूती से भूमिका निर्वाह की, उनको उन्होंने एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छा राजनेता वो होता है कि जो सत्ता के हस्तांतरण को धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे लेकर के जाता है, एकदम से एक झटके में नहीं कि एक पीढ़ी को साइड लाइन कर दो, नई पीढ़ी को आगे लाओ। इससे सत्ता का संघर्ष 2 पीढ़ियों में हो जाता है। कांग्रेस में वही देखने को मिला और राहुल ने जो अपनी टीम खड़ी की उस पे भी उनका भरोसा बहुत दिनों तक टिका नहीं, तो दोनों तरफ से युवाओं ने भी राहुल का साथ छोड़ा और उनकी अनदेखी की वजह से वो जो उम्रदराज लोग थे जो सोनिया के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिनकी बॉन्डिंग सोनिया के साथ बहुत अच्छी बनी थी, उन लोगों ने भी राहुल का साथ धीरे धीरे अब छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस तरह से राहुल एक ढंग से फंस गए, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि ना वो अपनी कांग्रेस खड़ी कर पाए और सोनिया जी की जो कांग्रेस थी उसे उन्होंने तबाह कर दिया। तो एक राजनेता के तौर पे बहुत बड़ा प्रश्न है राहुल के ऊपर। इसलिए आज देश में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा राहुल में नहीं बचा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आज भी मानता हूं कि जो ये गांधी परिवार है, इसका आकर्षण कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। उसका उतना आकर्षण कांग्रेस के किसी अन्य नेता के पास नहीं है आज की डेट में भी, जिसका फायदा गांधी परिवार लगातार उठा रहा है और कांग्रेस को रूल कर रहा है। इसी भरोसे पर कार्यकर्ताओं दूसरे चेहरे को पार्टी में बहुत जल्दी से स्वीकार्यता भी नहीं मिलेगी, अध्यक्ष के तौर नहीं मिल रही है ये। जी यही, और इसी का फायदा उठाते हुए राहुल कहते हैं कि कोई नॉन गांधीयन कांग्रेस अध्यक्ष बने, क्योंकि उनको पता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जो होगा वो ज्यादातर उनके से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा उनके कार्यों से ऐसा लगता है, उस परिवार के व्यवहार से, बात से, उनके बयानों से, कि वो अंततः अध्यक्ष का पद अपने पास ही रखेंगे और चुनाव की प्रक्रिया वो सर्वसम्मति के तौर पर पूर्ण होकर रह जाएगी। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर आनंद जी, कि आपने जो भी राहुल गांधी की पिछली स्थितियां रही उसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया, उनके जो राजनीतिक फैसले थे उससे क्या कांग्रेस को नफ़ा या नुकसान हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तो राहुल की रीलॉन्चिंग नाम दे रही है इस यात्रा को, अगर बीजेपी या जितने भी कांग्रेस के विरोधी दल हैं उनकी बात को मानते हुए एक बार इसको रीलॉन्चिंग मान भी लिया जाए, क्या वाकई में लग रहा है कि राहुल इस बार अपनी जो नई टीम है उसको खड़ा करने में कामयाब होंगे और इसका परिणाम 2024 में कांग्रेस को मिल पाएगा? देखिए, मुझे इसमें संदेह है। कांग्रेसमैन बुरा मानेंगे लेकिन मुझे संदेह है। आप इस यात्रा के रूट को देखिए जी, उन सभी राज्यों से इस यात्रा को बस टच करके निकाला जा रहा है जहां कांग्रेस कमजोर है जी। क्यों नहीं इसका फायदा इस तौर पे, अगर कांग्रेस थोड़ा हिम्मत दिखाती, आगे बढ़ करके लड़ने की कोशिश करती, तो उन राज्यों में जाती, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों को ये यात्रा बस टच करके निकल रही है ना। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलंदशहर एक जगह है, दिल्ली के पास में पड़ता है, वहां से होकर के आगे निकल जा रही है, बाहर चली जा रही है। क्यों उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की आवश्यकता नहीं? कांग्रेस को अपना संगठन खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस लिहाज से देखा जाए कि ये उन जगहों से यात्रा गुजारी जा रही है जहां आज भी कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है या उसका थोड़ा जनाधार ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे ही इन बॉक्स करते रहेंगे, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाएंगे, तो कैसे देश के सामने ये रख पाएंगे बात कि आप लड़ने को तैयार हैं, मजबूती से फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, उन जहां आपकी कमजोरी है आप वहां भी घबरा नहीं रहे हैं, वहां भी लोगों के बीच जा रहे हैं। ये बात होनी चाहिए थी इस यात्रा में। ये 5 महीने लंबी यात्रा है, अगर कांग्रेस इस चीज का ध्यान रखती, थोड़ा फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करती, तो वो उत्तर प्रदेश में घुमाती इस यात्रा को और एक संगठन खड़ा करने की कोशिश करती जो बिखर चुका है, जिससे कांग्रेस चूक गई। जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक सामने आ रही है, जिस तरीके से रूट प्लान किया गया है वो रूट प्लान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्या सिर्फ आप हाईवे पर ही अपना सफ़र तय करेंगे या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद भी करेंगे? क्योंकि अगर आप सिर्फ यात्रा ही यात्रा कर रहे हैं और संवाद आपका कमज़ोर पड़ गया, फिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या रह जाएगा, इस यात्रा के मायने क्या रह जाएंगे? तो आवाज़ नहीं मिल पा रही है, लौटेंगे मुन्ना खान जी के पास। भदौरिया साहब, मैं सीधा आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से एक सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने ताकत तो पूरी झोंक दी है, परिणाम का भी कांग्रेस को भी इंतज़ार है, लेकिन आप लगातार उसके ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं, कोई मौका आपकी पार्टी इस पर नहीं छोड़ रही। लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो बीजेपी पर भी बनी हुई है कि अगर वाकई में ये यात्रा सफल हो गई तो कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए 2024 में। आशीष जी, हम इनकी यात्रा तक बिल्कुल परेशान नहीं है, हम निश्चिंत हैं, क्योंकि राहुल गांधी को जब उनकी पार्टी के नेता उनको जो है ना नेता नहीं मानते हैं तो बाकी देश क्यों मानेगा। और सबसे बड़ी बात देखो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 49 चुनाव लड़े गए, 49 चुनाव, और जिसमें ये कितने जीते हैं? 8 चुनाव जीते हैं, बाकी सब हारे ही हारे अभी तक। तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता तो ये इसी से नजर आ जाती है कि उनके अंदर कितनी बड़ी नेतृत्व क्षमता है। अगर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता होती तो वो अपनी टीम, वाकई में अध्यक्ष रहते हुए अपनी टीम बहुत अच्छी टीम बना देते, सशक्त टीम बनाते, और जो पुराने लोग थे उनसे जरूर उनके साथ बैठ के विचार विमर्श किया करते, मगर वो उनके अंदर क्षमता है नहीं। क्योंकि जब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है तब वो विदेश यात्रा चले जाते हैं, क्लबों में नजर आने लग जाते हैं, नाइट क्लबों में घूमने लग जाते हैं। मैं आपको एक आशीष जी बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता थे, भोपाल से बिलोंग करते थे, गुफरान आजम, और वो इंदिरा गांधी के टाइम के नेता थे, अच्छे नेता थे। तो उन्होंने जब राहुल गांधी की ये स्थिति देखी तो वो सोनिया जी के पास गए और उन्होंने अपना मत रखा, कहा कि सोनिया जी, आप राहुल को नेता ना बना के आप कुछ भी बना दें, इन्हें आप व्यापारी बना दें, आप इन्हें हीरो बना दें, मगर नेता वाला इनके अंदर कोई गुण नहीं है। इनको अगर आप नेता बना के बनाएंगी तो पार्टी एक दिन जरूर टूट जाएगी। दूसरे दिन गुफरान आजम को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये है कांग्रेस में कि आप अच्छा बुरा जो भी है, मगर आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। ये है कांग्रेस में। अब देखिए, आप अशोक गहलोत खूब अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मगर राहुल गांधी की जब वो तारीफें करते हैं तो आप सुनिए, यहां तक कह देते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकते और कोई नहीं कर सकता। तो जिस इंसान के अंदर अपनी सीट बचाने की हिम्मत नहीं थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ा, सुरक्षित सीट पे जाके चुनाव लड़ा और उसको माननीय प्रधानमंत्री के बराबर का बता रहे, तो यार ये चाटुकारिता की भी कोई एक सीमा होती है, अति सीमा कर देते हैं ये लोग। आज भी यही हालत है और कांग्रेस इसीलिए टूटी है। जो ज्योतिराज सिंधिया जी थे, राहुल के बहुत नजदीकी आदमी थे, सबसे नजदीकी नेता थे और विश्वास बहुत अच्छे नेता थे। ज्योतिराज सिंधिया जी के अंदर कहीं से कहीं कोई गलत बात तो है ही नहीं। आज वो हमारी पार्टी में है, आज हमने कितनी बड़ी उनको जिम्मेवारी दी हुई है। तो आप सोचिए कि ये उनको नहीं रख सके
उनके चेहरे को लेके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस कभी नहीं आती वहां मध्य प्रदेश में, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आगे किया गया। वो मध्य प्रदेश के पॉपुलर नेता है और वहां इनकी सरकार बनी। और जैसे ही सरकार बन गई, किसको ये आगे ले आए? जो पुराने इनके बड़े बड़े चाटुकार है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, वो सिर्फ वो ही कहते हैं जो गांधी परिवार को अच्छा लगता है। पार्टी को अच्छा हो या ना हो, उससे ना कोई लेना देना नहीं। वो इस चीज को जानते हैं कि हमें तो सिर्फ गांधी परिवार को खुश रखना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेगलेक्ट कर दिया गया और उनको जो है ना वहां का मुख्य सर्वे सर्वा बना दिया गया। तो जब इंसान अपना सम्मान खराब हुए होते देखता है तो वो फिर सोचता है कि यहां से तो चले जाना ही अच्छा है। इसी तरह से आप देखिए, जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी की टीम के थे, युवा नेता थे, उनको भी ये नहीं रख सके, वो भी छोड़ के चले गए। तो पुराने को तो ये चलो ठीक है कि सोनिया की टीम थी तो इसलिए उसको बाहर कर रहे थे, मतलब ये तो अपनी युवा टीम को नहीं संभाल पाए। आप क्या सोच रहे हो कि सचिन पायलट राजस्थान में खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और सरकार बनी, अशोक गहलोत को बना दिया। अभी आप देखते हो दोनों जनों में आपस में डेली डांग उठी रहती है, कोई एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ रहा है। तो कहां कांग्रेस में एकता है, कहां राहुल गांधी का नेतृत्व है? आज स्थिति यह है, ना तो कांग्रेस के पास कोई नेता बचा है और ना नेतृत्व बचा है। कांग्रेस बस अपने परिवार को बचाने के लिए ये यात्रा कर रही है, ठीक है, सिर्फ परिवार को बचाने के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मैं भदौरिया जी लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संपादक हैं एएनबी न्यूज के। त्रिशूल जी, एक बड़ा सवाल आज की चर्चा में निकलकर ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने जो रूट मैप बनाया है वो किसी भी ऐसे इलाके में होता हुआ नहीं गुजर रहा जहां पर कांग्रेस कमजोर है और वहां पर मजबूती के लिए कांग्रेस को अपना कार्यक्रम रखना चाहिए था। ये एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है आज की चर्चा में। तो कहीं ना कहीं जो पूरा रूट है कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए आशीष जी, एक तो कांग्रेस पूरे देश में कमजोर है, इसलिए रूट बनाने की कोई आवश्यकता ऐसी थी नहीं कि वो कहाँ से रूट बनाते, आप बताइए। उनके लिए तो सारा का सारा देश ही कमजोर है और सारे देश में कांग्रेस कमजोर है, और इसलिए वो कहीं से भी रास्ता बना लें। इस देश में अटक से लेके कटक तक, गोवा से लेके गुवाहाटी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जहां पर कांग्रेस मजबूत हो या कांग्रेस मजबूत होने के लिए कोई काम कर सके। कांग्रेस बेहद कमजोर है। लेकिन एक सवाल, जब राजनीतिक सियासी गलियारों में जब चर्चाएं होती है, आनंद त्रिपाठी जी भी बहुत खाटी पत्रकार रहे हैं, आप खुद खाटी पत्रकार रहे हैं, इंद्रजीत सिंह जी भी देखते रहे हैं एक दौर को राजनीति में। एक सवाल बड़ा गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है आशीष जी कि आखिर क्यों, बार बार ये सवाल जहन में गूंजता है हर एक परिपक्व राजनेता के, आखिर क्यों बीजेपी जब इतने बड़े वैभवशाली पद की ओर बढ़ रही थी, तमाम राज्यों में लगातार सरकारें बना रही थी, तब क्या आवश्यकता थी? ये आनंद त्रिपाठी जी भी इसका कहीं ना कहीं मैं जवाब इनसे चाहूंगा और कैप्टन आई सिंह जी से भी चाहूंगा। पुराने खाटी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या ऐसी आवश्यकता आ रही थी कि सेनापतियों से लगातार भरी हुई एक सेना जो पूरे उत्साह से हर एक युद्ध के मैदान को पूरे अपने वैभव में बदलती जा रही है और तमाम विपक्ष को पराजय में बदलती जा रही है, बावजूद इसके 200 से ज्यादा सांसद विधायक आपको विपक्ष से लेने पड़े, आपको टूटे हुए सांसद, उधार के सेनापति, उधार के सैनिकों पे भरोसा करना पड़ा। आपको कहां लगा और आपको क्यों लगा कि ये भाजपा इतनी कमजोर है, और क्यों आपको लगा कि भाजपा का संघर्ष इतना कमजोर है, अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियां इतनी कमजोर है, लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा इतनी कमजोर है, मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा इतनी कमजोर है? कहां लगा आपको कि परिवर्तित भाजपा ने सांसद और विधायकों की एक सेल लगा दी और पूरे विधायकों को वापस कहीं ना कहीं कांग्रेस से, जनता दल से? इंद्रजीत सिंह, मैं बहुत इत्मीनान से आप जवाब दीजिएगा, इसका बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह है। जो खाटी पर सवाल, जो खाटी कार्यकर्ता है उसके दिल में ये आज गूंज उठती है कि आखिर क्यों भाई, क्यों
इतना लंबा संघर्ष होने के बावजूद, इतने लंबे वैभव पे लौटने के बावजूद भाजपा जिस तरह वापसी करती है सत्ता में, क्या आवश्यकता थी कि कांग्रेस के विधायकों को, क्या आवश्यकता थी कि जनता दल के विधायकों को, क्या आवश्यकता थी कि जेडीयू के विधायकों को लेकर आप अपनी सेना को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सवाल उठता है आशीष जी। भदौरिया जी, बड़ा सवाल है, जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी ने जो कहा है उसका हम बड़े शांति से जवाब देंगे और बिंदुवार जवाब देंगे। कि क्या होता है जब इंसान पार्टी छोड़ देता है तो वो किसी पार्टी का नहीं रहता, सबसे बड़ी बात है। वो किसी फिर पार्टी का नहीं, जब उसने पार्टी छोड़ी थी तो वो किसी की पार्टी का नहीं रहता। अब दूसरी बात, क्यों लिया हमने? हमारी विचारधारा से अगर जो मेल खाता है, हमारी विचारधारा को मानने को तैयार होता है, हमारे साथ चलने को तैयार होता है, हमारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसमें वो जो है ना अपनी विचारधारा मिलाता है, तो हमें लेने में कोई बुराई नहीं है। आज जो हमने लिए वो आज हमारी विचारधारा के साथ चल रहे हैं, और जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते तो वो आते जरूर हैं, मगर थोड़े दिन बाद उनको कहीं ना कहीं साइड में रास्ता निकल जाता है उनका। तो इसलिए हम ये बात को गलत नहीं मानते हैं। और फिर आप देखिए कि दूसरी पार्टियों के लोग हमारे पास हमारी विचारधारा में समन्वय मिला रहे हैं और हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, वो लोग उनके साथ क्यों नहीं चल पाए? कहीं तो कुछ कमी होगी। हवाई जहाज में आ रहे थे, वहां टिकट उन्हें मिला। अब मैं आपको बताना नहीं, एक बार पूछ तो लीजिए, उनको तो हवाई जहाज में टिकट मिला भाई, उनको तो हवाई जहाज में टिकट मिला। वो कहाँ, वो तो गाना गाते थे मुंबई में। बंगाल से जुड़ी बात कर रहे हैं त्रिशूल जी। इंद्रजीत जी सुन लीजिए, इंद्रजीत जी भाई सुन लीजिए। देखिए बहुत आज मेरी भी भूमिका ऐसी है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ बाहर से आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबुल सुप्रियो कहाँ से आए बताइए राजनीति में? उन्हें कौन लाया? वो तो बाबा रामदेव के संग हवाई जहाज में आ रहे थे, वहां उन्होंने जिक्र किया कि हम भी चुनाव लड़ लें। उन्हें कहा लड़ लीजिए। बाबुल सुप्रियो भाजपा से चुनाव लड़े, जीत गए, 2 बार सांसद हो गए। क्या ऐसी मजबूरी थी? और जिस तरह दौड़ा दौड़ा के बंगाल में कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बार बार आपको ये कहना पड़ा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना पड़ा इंद्रजीत जी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा मजबूत है। और आज भी आप जान रहे हैं कि वहां कितना बड़ा विद्रोह है, और वहां हर एक भाजपा सांसद और हर एक भाजपा के विधायक के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि भाई दिल्ली से मदद नहीं आई, लेकिन यहाँ घर में बैठ के टीएमसी के कार्यकर्ता पीट गए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कुछ कर दिया, तो बचाने दिल्ली नहीं आएगी, बचाने यही है कि आस पड़ोस के लोग आएंगे। तो ये सवाल उठता है। आनंद त्रिपाठी जी बहुत गहरे पत्रकार है, खांटी पत्रकार है, जवाब दे सकते हैं इसका बड़े आराम से। इंद्रजीत जी आप उनसे भी जवाब लीजिएगा, समझिएगा। पहले भदौरिया जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल हम बंगाल की बात बताना चाहेंगे। जब हम बंगाल में गए थे, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा वहां पुरानी पार्टी कांग्रेस थी, जिसने ज्यादा से ज्यादा वहां बंगाल में शासन किया। फिर कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों ने भी 18 साल लगभग कंटिन्यू उनका शासन रहा। उसके बाद कांग्रेस से निकली हुई ममता बनर्जी, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई और अपना एक चेहरा बताया जिस तरह से संघर्ष वाला, तो उसके बाद उनकी वहां सरकार बनी। मगर थोड़े ही दिन बाद बंगाल के लोगों को पता चल गया कि ममता बनर्जी ने जो एक अपना चेहरा आके दिखाया था, उसमें और इसमें बहुत अंतर है जो आज ममता बनर्जी है। और उस टाइम हमारी स्थिति वहां बंगाल में क्या थी? कुछ भी नहीं थी। हम तो वहां शून्य थे। अगर हमने संघर्ष किया और वहां के लोगों को लेकर संघर्ष किया, अगर हम यहाँ से लेके लोगों को जाते तो शायद हम कामयाब नहीं होते। जब प्रभु राम अयोध्या से निकले थे, तो जब जंगलों में घूमते घूमते पहुंचे, माता सीता का हरण हो गया। ठीक है भदौरिया जी, त्रिशूल जी बड़ा सीधे तौर पर आपसे सवाल कर रहे थे, कोई भी आ गया, आपने टिकट थमा दिया, जोड़ लिया, जब वो फिट नहीं बैठा तो निकल गया। नहीं, 2 सेकंड देखना पड़ेगा। और आप 2 सेकंड पीछे चले जाते हैं। जब अयोध्या लंका पे चढ़ाई करने गए, अरे तो महाराज, थे बहुत अरे अच्छे महाराज उनके साथ आ सकते सुनिए, थे। आप सुनिए, मगर उन्होंने वहाँ के स्थानीय, ठीक है, मेरे को आनंद जी के पास जाना है, मुझे आनंद जी के पास जाना है। के हवा में स्थानीय बादल त्रिशूल जी आप पूरा कर लीजिए अपनी बात को, फिर मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। और जाके हमने और रावण को लंका में हरा के
आशीष जी, बड़ा तर्कसंगत जवाब इसका लिया जा सकता है आनंद त्रिपाठी जी। आनंद जी बड़ा सवाल उठाया है त्रिशूल जी ने। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, विश्लेषक भी हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरी परिस्थितियों को? देखिए, मैं इसको ऐसे देखूंगा जी। भाजपा के थोड़ा सा पीछे के इतिहास की तरफ जाएं जी। तो जब वाजपेयी जी सत्ता से हटे तो भाजपा में जो सेकंड लाइन थी उसमें एक ढंग से विद्रोह हो गया कि उनका स्थान कौन लेगा जी। उसमें कई सारे लोग थे और भाजपा को जो 2004 में नुकसान हुआ और बाद में 2009 में हुआ वो उसी का परिणाम था, उसी लड़ाई का। सेकंड लाइन जो क्लियर नहीं थी। ठीक है। आज जो भाजपा चारों तरफ से मजबूत होने के बावजूद भी ऐसी जगहों पर अपने कुंबे को बढ़ाने के लिए अपनी विचारधारा से समझौता करके बहुत सारे लोगों को लेकर के आ रही है, भले वो कहें कि वो हमारे विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फौरी तौर पर आया आदमी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए जुड़ता है। निश्चित रूप तो ये सारे लोग जब मोदी जी स्टेप डाउन करेंगे उस वक्त भाजपा में फिर एक जंग छिड़ेगी सेकंड लाइनअप की, और उसमें बहुत सारे लोग होंगे। हमारे वर्तमान गृह मंत्री शाह साहब होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे, ऐसे ऐसे कई सारे नेता होंगे। नितिन गडकरी जी का भी एक नाम होगा जोर शोर से। हाँ, ये जी तो कई सारे नाम होंगे सेकंड लाइनअप के जिनके बीच फिर वही स्थिति आएगी। अगर मोदी जी अपने रहते रहते सत्ता के हस्तांतरण की सही व्यवस्था नहीं कर पाए तो, और उस वक्त ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भाजपा के लिए सबसे बड़े सिरदर्द होंगे। आज वो भले उसके लाभ में हिस्सेदारी बटाने के लिए आ गए हों, जुड़ गए हों, भाजपा को ऐसा लगता है कि भदौरिया जी आ रहा हूं आपके पास तो, लेकिन वो उस वक्त बहुत बड़े सिरदर्द होंगे। बाबुल सुप्रियो का नाम आया। देखिए, बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को इस्तेमाल किया, आगे गए राजनीति में और देखा कि यहाँ अब बात नहीं बनने वाली है तो वो छोड़ करके चले गए। ठीक है, तुरंत छोड़ कर चले गए। तो ये ऐसे लोग जो हैं, जो भाजपा इन लोगों को जोड़ रही है फौरी लाभ के लिए, इसके लिए गोविंदाचार्य आपको याद हो, गोविंदाचार्य जी ने सबसे बड़ा विरोध किया था इस बात का। ठीक है, अभी कैप्टन साहब गुफरान आजम का जिक्र कर रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं, जनसंघ के अध्यक्ष थे प्रोफेसर बलराज मधोक, उनके साथ क्या किया गया। गोविंदाचार्य जी जो बहुत बड़े शक्तिशाली महासचिव थे, उनके साथ भी क्या किया गया। एक ही नेता के बारे में दोनों लोगों की टिप्पणियां थी और वो दोनों नेस्त नाबूद हो गए भाजपा में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में होता है, ये पार्टियों में है, सभी पार्टियों में है, कोई दूध का धुला नहीं है। ठीक है, तो कई बार अपने इतिहास की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए भदौरिया जी। 30 सेकंड मैं दे पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास इस वक्त। हमारे जैसे अभी हमारे आनंद जी पत्रकार बंधु कह रहे थे जी, वो पुराने पत्रकार हैं, बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं, बुद्धिजीवी हैं जी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये चीज कभी नहीं हुई है। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो नया, बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए एक नया चेहरा थे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और उनके नाम की चर्चा चली तो शुरू में थोड़ा बहुत जो कहते हैं विरोध हुआ भी था, कुछ तो किया था, मगर जैसे ही घोषणा हो गई बहुत ज्यादा हुआ था, मगर जैसे ही घोषणा हुई सब कुछ खत्म हो गया था, सब एक साथ आ गए थे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा एक संगठन है, संगठन अपना काम करता है। संगठन का काम है किसको चुनाव लड़ाना है, किसको मंत्री बनाना है, किसको संगठन में रखना है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसकी घोषणा करना है। ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस वाला हिसाब नहीं है, ठीक है, कि सारा कुछ काम एक गांधी परिवार ही कहेगा। ठीक है भदौरिया जी, जहाँ संगठन काम करता है वहाँ सत्ता और संगठन दोनों बहुत अच्छे चलते हैं, और जहाँ एक परिवार काम करता है वहां इस तरह की टूट होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी ना हुआ और ना होगा। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एएनबी न्यूज़ पर आज मेरे साथ इस मुद्दे पर इतना ही। राष्ट्र धर्म में आज यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।